158 तक के एमसीक्यूज करेंगे, और ये आपका सेक्शन के पार्ट से देखा जाए तो लास्ट एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर के एमसीक्यूज आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इन विच सेक्शन द सीपीसी आर द इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट मेंशन। इनहेरेंट पावर किस स्कीम में मेंशन है कोर्ट की? तो आंसर है 151 में। पावर ऑफ सिविल कोर्ट की इनहेरेंट पावर की बात कहाँ करी गई है? आपका 151 में करी गई है। और 148 में क्या करा गया? 148 में करेगा इनलार्जमेंट ऑफ टाइम्स। ठीक है, इनलार्जमेंट यानी कि डब्ल्यूएस अगर किसी ने टाइम से नहीं करा और उसमें 90 दिन का टाइम, मतलब पहले तो वैसे तो 30 दिन होता है, पर 90 दिन का टाइम इनलार्ज करवा सकते हैं, देन 30 दिन का और भी टाइम इनलार्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज। फिर सेक्शन 95 कहता है आपका कि कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट एंड इंजंक्शन इन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, यानी कि अगर किसी ने कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट करा जाएगा अगर किसी ने फालतू का कर दिया तो। ठीक है, 114 कहता है आपका कि 114 रिवीजन की बात करता है। ठीक है, तो इसका तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कैविएट फाइल अंडर सीपीसी इज, कब तक रहती है आपका? 90 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो यानी कि वो रिमेन में कब तक रहती है? 90 डेज फ्रॉम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, 90 दिन तक वो इफेक्ट में रहती है। यानी कि मान लो 1 जनवरी को मैंने आपका कैविएट फाइल करी, कैविएट फाइल कहाँ करी? हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कब तक रहेगी? 90 दिन तक। अब है हमारा, a woman who due to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in public are extended from a personal appearance in court. B. However, nothing shall be deemed to be exempted such women from arrest and execution of civil provision and case any case in which the arrest of women is not prohibited of the CPC. अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है आपका दो स्टेटमेंट है ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें ए वाली में कह रहा है कि वुमेन हु ड्यू टू कस्टम्स एंड मैनर ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in a public exempted from personal appearance in court, यानी कि जो अगर एक औरत जो होती है वो अपने कस्टम के पर्दानशील औरत जो होती है वो उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा जब तक उसे पर्सनल अपीयरेंस के लिए ना बोला जाए। ठीक है, कोर्ट आदेश ना करे। और बी कह रहा है कि however nothing shall be deemed to be exempt such person such woman and from arrest and execution of civil process any case in which the arrest of women is not prohibited by the CPC. तो both A and B are statement are correct। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द पब्लिकेशन रूल सीपीसी, इनमें पब्लिकेशन से रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो 127 इसका आंसर है। 127 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स और 122 बात करता है पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। ठीक है, पावर मतलब कि आपका हाई कोर्ट की पावर है। 127 आपका कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ रूल्स और 124 आपका कहता है कि कमिटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट, एक कमिटी बनेगी वो हाई कोर्ट के ऊपर। और 129 बात करता है आपका पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एंड देयर ओरिजिनल सीपीसी सिविल प्रोसीजर। ठीक है, पर हमें क्या क्वेश्चन रूल इसमें कहना है? पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स की बात कौन से सेक्शन में करता है आपका? ये करता है आपका बी में, यानी कि 127 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट हैज बीन प्रोवाइडेड द अनऑथराइज्ड पर्सन शैल नॉट एड्रेस द कोर्ट, यानी कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपका कोर्ट को एड्रेस नहीं कर सकता। तो ये बात आपकी लिख रखी है 119 में कि अनऑथराइज पर्सन नॉट टू एड्रेस कोर्ट। ठीक है, अनऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता, इसलिए इंटर्न भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर पी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीबीएसई प्रोवाइड्स एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि वुमेन जो है वो अपीयरेंस पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्टेड है। ये वाली बात कहाँ लिखी गई है? ये वाली बात आपकी लिखी गई है कि आपका कौन सा सेक्शन में दे रखा है कि वुमेन जो होगी वो पर्दानशील वुमेन नहीं आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो 132 में लिख रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, तो 132 बात क्या करता है? एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। और 133 बात करता है आपका कि एग्जम्पशन ऑफ अदर पर्संस को एग्जम्प्ट कर रखा है। 135 बात करता है आपका एग्जम्पशन फॉर अरेस्ट फ्रॉम अरेस्ट अंडर सीपीसी। और 135 ए बात करता है एग्जम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बॉडीज। देखो 133 बात कर रहा है एग्जम्पशन ऑफ अदर्स। ठीक है, एग्जम्पशन 133 बात कर रहा है आपका अदर्स। ठीक है, अदर एग्जम्पशन की बात कर रहा है। अब 133 बात कर रहा है एग्जम्पशन अगला, who among the following is not entitled to exempt from personal appearance or in the court
इनमें से कौन सा पर्सन है जो पर्सनल एग्जाम्पशन के लिए अलाउड नहीं करा जाएगा? कलेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, बाकी सबको पावर मिली हुई है कि वो चाहे तो नहीं आ सके। अगला क्वेश्चन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड किसको एग्जाम्प्ट कर रहा है? तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट फ्रॉम मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, तो इसका आंसर ए है। एग्जाम्पशन फॉर पर्सनल अपीयरेंस इन द कोड इज प्रोवाइड अंडर, आपका किस में प्रोवाइड करा गया? इसलिए वाला इसका आंसर है 133 में। अब 132 में आपका एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन वुमेन, वुमेन को करा गया। ठीक है, और 143 आपका बात करता है पोस्टेज की बात करता है, और 142 बात करता है आपका ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग, ऑर्डर एंड नोटिस टू बी राइटिंग की बात करता है। अगला क्वेश्चन है डज द सिविल कोर्ट ट्रायल कोर्ट हैव द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ वेरिएशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर इन अपील? क्या उनको पावर है कि आपका कर सकती है? द ट्रायल कोर्ट ऑफ कि मतलब यानी कि ट्रायल कोर्ट हैव द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ वेरिएशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर इन अपील। ट्रायल कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस हैड पास द डिग्री हैज पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी रेस्टिट्यूशन की पावर किसके पास है? जिस कोर्ट ने सबसे पहले सुनाया था डिग्री एंड ऑर्डर, उनके पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। This section of CPC grant the exemption to member in legislature के बंदों को पावर है कि वो ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 135 ए में, तो इसका आंसर क्या है? सी। Under the CPC 19, which one of the following is not exempted from personal appearance in the court? कौन personal appearance है? नहीं है, तो वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। On the reversal of degree, which section impose on obligations on the party to the suit who receive an unjust benefit of the erroneous and degree and to make restitution to other party to for that lost? तो इसका आंसर आपका है 144। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 144, यानी कि ऑन 144 बात क्या करता है? 144 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रिस्टोर की बात करता है। ठीक है, और 141 क्या बात करता है? मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स की बात करता है। और 142 क्या कहता है? 142 कहता है आपका कि ऑर्डर्स एंड नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, अगर पर्सन कमिट अ पब्लिक न्यूसेंस, अगर एक पर्सन जो है वो पब्लिक न्यूसेंस करेगा तो क्या क्या उस पर केस लगेगा? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगेगा उस पर। ठीक है, सूट में भी फाइल्ड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 91, उसके ऊपर सेक्शन 91 का केस फाइल हो जाएगा। सूट फॉर डैमेजेस में भी फाइल्ड अगेंस्ट हिम, तो उसके ऊपर ये भी केस फाइल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? डी। एफिडेविट टू बी फाइल इन द कोर्ट कैन बी, क्या होना चाहिए? वो ऑथेंटिकेटेड बाय द जज, मैजिस्ट्रेट और ए नोटरी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर सी। ऑल orders and notice served on given to any person under the provision of CPC shall be in writing and provided under आपका 142 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 142। और 141 की बात करता है मिसलेनियस प्रोसीडिंग की, और 142 की बात करता है आपका ऑर्डर नोटिस टू बी राइटिंग, एंड 143 बात करता है आपका पोस्टेज की, एंड 144 बात करता है रिस्टोरेशन की। सेक्शन 148 क्या कहता है? 148 कहता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम की बात करता है, और कितना कर सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि सिर्फ 30 डेज तक। ठीक है, किसी भी टाइम का, जैसे कि WS का टाइम बढ़ाना है तो 30 दिन का टाइम और बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज का टाइम कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से 30 दिन और दे सकती है। लीगल प्रोविजन ऑफ रिस्टोरिंग टू अ पार्टी ऑन मॉडिफिकेशन, वेरिएशन एंड रिवर्सल ऑफ अ डिग्री which who has what has been sent to, lost to him in execution of degree or in direct the consecution of degree is 144 की बात कर रहा है ये। Which of the following section of CPC embrace the principle of restitution? Embrace the restitution की बात कौन से में करी गई है? 144 में करी है। Enlargement of time fixed by the court is provided under section, enlargement of time आपका किस में दे रखा है? आपका 148 में दे रखा है। ठीक है, और 144 में restoration की दे रखा है, 151 में इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर दे रखा है कोर्ट की। ठीक है, और 152 में दे रखा है आपका सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स, सॉरी अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है, अमेंडमेंट, जजमेंट एंड डिग्री एंड ऑर्डर की बात है। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, 2 एंड 3 145 ऑफ CPC प्रोसीजर श्योरिटी की बात किसमें कर रहा है? आपका मे बी रेंडर हिमसेल्फ पर्सनल लायबल, he may only give a charge upon his property, he may undertake the personal liability and charge his property and charges। तो डी है इसका आंसर। अब डॉक्टर रेस्टिट्यूशन आपका किस पे बेस है? ये है बेस है आपका बी पे। ठीक है, तो बी पे बेस है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या दे रखा है?
तो 144 में दे रखा है, इसका मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ ए पार्टी ऑन द मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और रिवर्सल ऑफ डिग्री, ठीक है। यानी ये रिस्टोर कर सकते हैं, आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं डिग्री का, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन, आपका किस में लिखा गया है, ये आपका 144 में, और 134 में क्या है, 134 में क्या है, 134 में है आपका अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। और 148 में दे रखा है आपका राइट टू लॉन्च अ कैविएट, और 151 में इनहेरिएंट पावर्स, तो इसका आंसर वैसे बी है। आफ्टर विच पीरियड, व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कैविएट सीज टू बी इन फोर्स, कितने कैविएट फोर्स कर सकती है आपका, ये है 90 डेज। हाँ, मतलब कैविएट को अब कितने टाइम तक रिमेन में रहती है, 90 डेज में। एज पर सेक्शन 140 ऑफ सीपीसी द कोर्ट में इनलार्ज द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, 30 डेज आपका टाइम बढ़ा सकती है, ठीक है। हाँ हाँ, इसका आंसर 90 डेज है, मैं बोल 90 डेज रहा था पर डी पे टिक करा था, इसका आंसर ए है। अ कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स ऑफ 90 डेज, ठीक है, सिर्फ 90 डेज तक रहती है। राइट टू लॉन्च कैविएट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, किस में दे रखा है ये आपका, ये दे रखा है आपका 148 ए में दे रखा है, ठीक है। इसमें राइट टू लॉन्च कैविएट इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 148 ए में, ठीक है, इसमें दे रखा है। और 135 ए में दे रखा है आपका कि एग्जाम्प्ट करा हुआ है आपका लेजिस्लेचर बॉडीज को कि वो नहीं आए कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। शैल नॉट रिमेन इन डी, डी है इसका आंसर 90 डेज। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्रोसीजर राइट कैविएट फाइल करने का 148 ए में का है। और 148 में एनलार्जमेंट ऑफ टर्म्स की बात करें, 148 में सिविल लॉ 153 ए में बोल रखा है पावर टू अमेंड डिग्री ऑर्डर एंड वेयर अपील इज समरी डिसमिस्ड, ठीक है। और 153 बी में दे रखा है आपका प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, ठीक है। 153 बी कैविएट अंडर सीपीसी मे बी लॉन्च्ड व्हेन एनी, कैविएट कब लॉन्च हो सकती है, सूट और प्रोसीडिंग्स इज इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। ये सूट और प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड भी हो सकती है यार, और अबाउट टू इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो डी है इसका आंसर। A person claim a right to appear before the court may lodge a caveat, अब 148 ए में, ठीक है। Lodging of caveat under section 148A of CPC entitle the caveator to receive notice of the application, entitle है caveator, जो caveator होगा to receive notice of the application, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है ए, यानी कि मतलब आपका caveat का देने से पहले से नोटिस भेजना होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अंडर रिमेन फोर्स 90 डेज है इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट कैन बी इनलार्ज बाय इनवॉकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम करवाना है तो किस में सेक्शन है, 148 ए में, तो इसका आंसर क्या है सी। द प्रोविजन रिगार्डिंग इनहेरिएंट पावर ऑफ द कोर्ट आर मेंशन इन द कोड ऑफ सीपीसी, किस कोड में दे रखा है ये आपका 667 वाली बात, ये दे रखा है आपका 148 से लेकर 153 बी तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बी, इसका आंसर क्या था सी। अगला इनहेरेंट पावर में बी यूज्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ, कौन सी कोर्ट यूज कर सकती है आपका इनहेरेंट पावर, तो इसका आंसर है द एंड ऑफ जस्टिस, इस सॉरी इस बेस पे यूज करती है, एंड जब एंड ऑफ जस्टिस हो ये टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, तो ए एंड बी, तो बोथ आंसर सी। In which of the following case it is held by the inherent power of has not been conferred on a court, it is a power of inherent or court, तो इसका आंसर है आपका मनोहर लाल सेठी वर्सेस हीरा लाल, तो डी का आंसर। अंडर सेक्शन 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय दी, किसके द्वारा कोर्ट करी जा सकती है, एनी कोर्ट, ठीक है, चाहे सीनियर सिविल जज हो, जूनियर डिवीजन कोर्ट हो, कोई भी यूज कर सकता है सिविल कोर्ट की, तो डी है। इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट आर एक्सरसाइज कैन आर एक्सरसाइज्ड किस में करी जा सकती है आपका, टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर एंड ऑफ जस्टिस, और टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, तो इसका आंसर है ए एंड बी, ठीक है, यानी कि सी। अंडर द इनहेरेंट पावर ऑफ सीपीसी इट कैन बी पास ऑर्डर, इट कैन बी पास ऑर्डर आपका नेसेसरी फॉर एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसका आंसर बी।
Inherent power conferred under section 151 of CPC may be exercised by किसके सारे तो थ्रू एक्सरसाइज करी जा सकती है। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज आपका सीपीसी और सिविल कोर्ट यानी कि सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन। तो इसका आंसर डी है। Inherent power under section 151 of CPCR, इनहेरेंट पावर ऑफ वन CPCR क्या है आपका कि डिस्क्रिशन इन नेचर है इन एडिशन टू पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन अदर प्रोविजन ऑफ कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सी है। अंडर इनहेरेंट पावर ऑफ द सीपी कोड विच प्रोवाइड अंडर सेक्शन 151। तो ये 151 में बात करता है। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट एक्सरसाइज्ड बाय ए फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट। ए है इसका आंसर। पावर ऑफ ग्रांट टू अ कोर्ट अंडर सेक्शन 154 द सिविल प्रोसीजर नोन एज, ये क्या माना जाएगा इनहेरेंट पावर मानी जाएगी 151 की। A defendant want to file an application under section 152. 152 talks about amendment of judgment and degree of degree, यानी कि amendment करवाना judgment में, degree में और order में। ठीक है। correct an accidental slip in judgment। ठीक है। it should be filed, कब तक फाइल कर सकते हैं आप 152 की एप्लीकेशन? एनी टाइम, इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, एनी टाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट, हु इज गार्निशी? Who is Ganeshi? Ganeshi कौन है? A third person who is instructed by way of legal notice to surrender money to settle debt or claim। यानी कि एक थर्ड पर्सन होगा जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि डिग्री होल्डर और जजमेंट डिबेटर से अलग होगा। वो एक पर्सन होगा, गैनिशी एक थर्ड पर्सन होगा। ये गैनिशी थर्ड पर्सन होगा, उस इंस्ट्रक्टेड बाय द वे ऑफ लीगल नोटिस, जिसको लीगल नोटिस के टू कहा जाएगा कि सरेंडर करा जाए कि मनी डेप्ट और क्लेम, कि वो अपना मनी और क्लेम डेप्ट करे डिग्री होल्डर के तहत, डिग्री होल्डर को दे। अब है क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन द जजमेंट इन डिग्री एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कैन बी करेक्ट। कब करेक्ट करी जा सकती है? ये आपका ये करी जा सकती है 152 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर बी। और कितना टाइम में करी फाइल करनी होगी आपको? एनी टाइम। ठीक है, तो एनी टाइम, तो इसका आंसर बी है। क्लरिकल इसका भी आंसर क्या है आपका? बी। इसका आंसर 152 ए है। क्लरिकल वाली बात 1 बी है। Who has right to make an application for amendment of judgment and orders of 152? तो 152 में क्या है आपका? any of the parties, कोई भी लगा सकता है, plaintiff and defendant दोनों लगा सकते हैं। तो इसका आंसर सी है। The power of court correct a clerical mistake on in the judgment and degree orders कब कर सकते हैं आपका? may at the time of exercise by court its own motion, खुद से भी ले सकती है और पार्टी के एक्शंस पे भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए एंड बी यानी कि सी। अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी 152 सीपीसी क्या बात करता है? 152 सीपीसी बात करता है आपका ए एंड बी बोथ। ठीक है, क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक ओनली और एक्सीडेंटल स्लिप्स और ओमिशंस ओनली। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, तो इसका आंसर सी है। अंडर सेक्शन 152 सीपीसी एन ऑर्डर कैन बी करेक्टली बाय द कोर्ट वेयर देयर हैज बीन क्या हो ऑल दीज क्लरिकल मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक, एरर कॉज्ड, एक्सीडेंट एंड। इसका आंसर क्या है? डी। General power to amend an error or defect in the proceeding in a suit vest and the court by virtue। तो इसका आंसर क्या है आपका? 153 जनरल पावर टू अमेंड, जनरल पावर की बात करिए अमेंड की, तो इसका आंसर पी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पावर टू अमेंड डिग्री एंड ऑर्डर? तो ये डिग्री एंड ऑर्डर वाली बात, डिग्री एंड ऑर्डर वेयर अपील इज समली डिसमिस, जब अपील जो आपकी समली डिसमिस हो गई है। ठीक है, मतलब सामने वाली पार्टी को नोटिस ही नहीं हुए थे। तो इसका आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेक्शन ऑफ द इन ओपन कोर्ट वेयर पब्लिक में हैव टू एक्सेस, कौन से सेक्शन के तहत पब्लिक जो है आ सकती है आपका? 153 बी में, 153 बी में आपका बोल रखा है कि आम पब्लिक भी कर सकती है अटेंड सिविल प्रोसीजर कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 151 सीपीसी क्या है? वो आपका रिवाइजेबल है, रिवीजन जा सकती है उसकी। ठीक है, अंडर प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द कोर्ट हैज नो इनहेरेंट पावर, कोर्ट की कौन कौन सी इनहेरेंट पावर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर है रिस्टोर सूट डिसमिस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, तो कोर्ट इनहेरेंट पावर में वो ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका टू रिस्टोर इलेक्शन पिटीशन डिसमिस प्रोवाइड फॉर डिफॉल्ट और टू कंसोलिडेट सूट और बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लेम्स। तो इसका आंसर क्या है? डी।
In which of the following case it was held that inherent power has not been conferred on a court? It is a power of inherent of in the court. तो इसका आंसर है ए, मनोहर लाल वर्सेस सेठी हीरालाल। तो इसके केस में हुआ थी बात। तो आपका जो मोहनलाल वर्सेस सेठ हीरालाल वाला जो केस था वो किसके ऊपर था? इनहेरेंट पावर के ऊपर डिस्कस का। When the proper court fees is not paid by the plaintiff, the court shall, अगर कोर्ट ने आपकी प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी, प्रॉपर कोर्ट फीस का मतलब है यानी कि मान लीजिए सेल डीड है, सेल डीड की आपकी है 27 लाख की सेल डीड है, 27 लाख की सेल डीड पे आपको कोर्ट फीस देनी है, मान लो लगभग आपका हर स्टेट वाइज अलग होती है। तो दिल्ली में अगर आप मान लो 27 लाख पे कोर्ट फीस देनी पड़ेगी आपको करीबन 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए आपको कोर्ट फीस देनी है, आपने कम दे दिए, 30,000 की जगह पे आपने 15,000 रुपए कोर्ट फीस लगा दी है, तो आपका कोर्ट का केस क्या होगा? तो वो आपका केस होगा शैल ग्रांट द टाइम टू पे द कोर्ट फीस डेफिसिट कोर्ट फीस। तो कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी टाइम कि आप जो बाकी के 15,000 की कोर्ट फीस है वो भी लगा दो, ठीक है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का तो रीजन अलग बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन 152 बात करता था कि आपका एम्पावर द कोर्ट अमेंडमेंट एंड जजमेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, यानी कि अगर किसी डिग्री या जजमेंट में और या ऑर्डर में कोई चेंजेस करवाने हैं, ठीक है, क्लरिकल और अर्थमेटिक, तो उसके रिगार्डिंग बात करता था। तो इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों इसके आंसर है, यानी कि सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले रिपील द इनैक्टमेंट ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, कौन सी चीज आपके यहाँ से हटाती है? तो 157 बात करता है आपका कंटिन्यू ऑफ द ऑर्डर अंटिल रिपील इनैक्टमेंट, यानी कि जब तक वो ऑर्डर माना जाएगा जब तक कोई कानून आगे उसे चेंज ना कर दे। तो 157 उसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 151 रिस्टोरेशन एग्जीक्यूशन कैन डिसमिस बाय द कोर्ट, रिजेक्शन डिग्री होल्डर प्रेयर एडजॉर्नमेंट एंड टेक नेसेसरी स्टेप ईदर एप्लीकेबल और नॉट रिवर्सेबल। ये वाली बात किस केस में डिस्कस करी गई थी? ये वाले डिस्कस करी गई गोवर्धन दास वर्सेस लच्छी राम में डिस्कस करी थी, यानी कि आंसर सी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो ऑर्डर्स के ऊपर आएंगी, ऑर्डर के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।